हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम गुट निरपेक्षता की विशेषताएं, कमजोरियां और उसकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने गुट निरपेक्षता का अर्थ, गुट निरपेक्षता के विभिन्न सम्मेलनों के विषय में अध्ययन किया था। गुट निरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में। ये इनका पहला औपचारिक सम्मेलन था जो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। हालांकि गुट निरपेक्षता की जो बुनियाद है वो 1956 में नेहरू, नासिर और टीटो द्वारा यूगोस्लाविया के ब्रियोनी द्वीप में रखी जा चुकी थी। अप्रैल 1955 में आयोजित जो बांडुंग सम्मेलन था उसका मुख्य स्वर यही था कि महाशक्तियां अपने निर्णय दूसरों पर न ला दें। इस सम्मेलन में अनुमोदित जो सिद्धांत थे वो ही निर्गुट आंदोलन या गुट निरपेक्ष आंदोलन के आधार बने। इस दृष्टि से भारत चीन का जो वाणिज्य व्यापार समझौता हुआ था वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी प्रस्तावना में जिन 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया वे 5 सिद्धांत ही पंचशील के नाम से विख्यात हुए और इन पंचशील सिद्धांतों को ही गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल आधार के रूप में स्वीकार किया। ये 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर हमला न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ, साथ ही साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन हैं उनमें से अधिकांश, इस आंदोलन के अधिकांश राष्ट्र जो है गरीब और पिछड़े हुए हैं। राष्ट्रों की महत्वाकांक्षाएं, महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता और अन्य कारण कई बार इन्हें आपस में भी लड़ा देते हैं और बदलती परिस्थिति के अनुसार नए नए समीकरण बनाने की मजबूरी भी पैदा करते हैं। गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है उसका संस्थागत स्वरूप कैसा है, थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लेते हैं। इसकी संस्था की अगर हम बात करें तो इसमें 2 रूप दिखाई देते हैं। एक है समन्वय ब्यूरो और दूसरा है सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो में कुल सदस्य संख्या पूर्व में इसमें 17 थी। 1983 में नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 66 हो गई। पहले इसके सदस्यों का मनोनयन होता था और वर्तमान में अब इसका निर्वाचन होता है। दूसरा इसकी संस्था है सम्मेलन। सम्मेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन और दूसरा होता है शिखर सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होता है और शिखर सम्मेलन जो है वो राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन है। और शिखर सम्मेलन जो है सबसे बड़ा शस्त्र माना जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। इस सम्मेलन में जो भी निर्णय होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की विशेषताओं के विषय में। गुट निरपेक्षता की विशेषताओं में सबसे पहला है 5 सिद्धांतों पर आधारित। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 3 कर्णधारों पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए हैं। पहला, जिस राष्ट्र की विदेश नीति स्वतंत्र हो। दूसरा, जो किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। तीसरा, जो किसी महाशक्ति से द्विपक्षीय समझौता ना करता हो। चौथा, सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। और 5वां, जो अपने क्षेत्र में किसी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति ना देता हो। जिन राष्ट्रों में ये चीज़ें अपनाई जाती हैं वो राष्ट्र जो है गुट निरपेक्षता का सदस्य हो सकता है। दूसरा, स्वतंत्र नीति का पालन। ये जो है स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है स्वतंत्र नीति का पालन करने पर विश्वास करता है। उसका मानना है कि ये जो गुटबंदियां होती हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होती हैं। इसके बाद है अलगाववाद या तटस्थता की नीति नहीं। गुट निरपेक्षता जो है तटस्थता या अलगाववाद की नीति नहीं है, क्योंकि तटस्थता का मतलब होता है सही और गलत को जानते हुए भी किसी का भी पक्ष ना लेना। ये तटस्थता की नीति नहीं है, ये गुट निरपेक्षता की नीति है। और गुट निरपेक्षता का मतलब होता है सही और गलत का ज्ञान करके सही का साथ देना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने तथा उन समस्याओं के समाधान करने के लिए सहयोग देने की नीति है। चौथा है शीत युद्ध विरोधी। शीत युद्ध ने जो है पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोनों गुटों के बीच जो है शीत युद्ध था और गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो है शीत युद्ध को विश्व शांति के लिए हानिकारक मानते थे। इन्होंने शीत युद्ध का विरोध किया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग का समर्थन किया।
उसके बाद है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विरोधी नीति। ये चूंकि खुद साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का शिकार थे, इसलिए ये जो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विरोधी नीति अपनाते हैं। ये राष्ट्रवाद के समर्थक हैं और इनका कहना था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद अगर किसी भी रूप में हो तो उसका ये गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विरोध करेंगे। सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध। यह नीति सभी प्रकार के सैनिक, राजनीतिक, सुरक्षा संधियों तथा गठबंधनों का विरोध करने की नीति है। इस नीति का मानना है कि सैनिक गठबंधन साम्राज्यवाद, युद्ध तथा उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। गुटनिरपेक्षता की नीति जातिवाद और रंग भेद में विश्वास नहीं करती। जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे वो जाति भेदभाव और रंग भेद की नीति के शिकार थे। इसीलिए इन्होंने स्वतंत्र होने के पश्चात इस नीति को अपनाया कि वो जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं, जातिवाद के आधार पर या रंग भेद के आधार पर जो है गतिविधियां दिखाई देती हैं, उसका वो विरोध करेंगे। वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते और वो विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति में विश्वास करते हैं। यह नीति लचीली है। ये नीति जो है समय के अनुसार परिवर्तन में विश्वास रखती है। ये निर्भीकता और साहस की नीति है, विश्व शांति की समर्थक है और अगर कभी आवश्यक हुआ तो ये युद्ध का सहारा लेने के लिए भी तैयार हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति। यह आपसी सहयोग की नीति है। तनाव और संघर्ष को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने में विश्वास करती है। इनका ये मानना है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच कोई तनाव है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं है। वो शस्त्रीकरण को विश्व शांति के लिए खतरा मानती है और इन्होंने निःशस्त्रीकरण तथा शांतिपूर्ण विकास को महत्व दिया है। अब हम बात कर लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरियों के विषय में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत कुछ कमजोरियां थी, वो कौन कौन सी थी हम देख लेते हैं। सबसे पहला था अनुशासन का अभाव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अपने राष्ट्रों पर किसी भी प्रकार का अनुशासन लागू करने का कोई आधार नहीं था। किसी भी प्रकार का अनुशासन लागू करने की स्थिति में नहीं होने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन कभी भी एक सुसंगठित शक्ति नहीं बन पाया। ये महाशक्तियों के तनाव का समाधान करना तो दूर, अपने सदस्य देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह भी नहीं कर पाया। सदस्य देशों के बीच भी जो खींचतान चल रही थी उसको भी ये जो है हल नहीं कर पाया। 9 वर्ष तक चलने वाले ईरान इराक की लड़ाई को बंद कराने में ये पूरी तरह से असफल रहा। दूसरा, आर्थिक सहयोग की भावना का विकास नहीं। यह आंदोलन आर्थिक क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों के साथ विकासशील राष्ट्रों की ओर से सफल संवाद नहीं करा पाया। साथ ही अपने सदस्यों के बीच भी सहयोग की भावना को विकसित करने में ये सफल नहीं हो सका। तीसरा, अवसरवादिता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर ये आरोप लगाया जाता है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो हैं वो परिस्थितियों के अनुरूप दोनों ही महाशक्तियों से सहायता प्राप्त करके अपना काम निकालते रहे हैं, जो कि निरी अवसरवादिता है। चौथा है सिद्धांतहीनता। जिस समय विश्व 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं लोकतंत्र और साम्यवादी में बटा हुआ था, तब गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कभी समाजवाद, कभी लोकतंत्र, कभी लोकतंत्रात्मक समाजवाद तो कभी समाजवादी लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी सिद्धांतहीनता का परिचय देते रहे। गुटनिरपेक्ष जितने भी राष्ट्र थे उनका कोई विशेष सिद्धांत नहीं था, कोई आधार नहीं था और इनकी इस सिद्धांतहीनता का लाभ समय समय पर दोनों ही महाशक्तियों ने उठाया है। पांचवा, 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का अहंकार। जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अपने अहंकार के कारण महाशक्तियों की आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि महाशक्तियाँ आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से शक्तिशाली हैं। इसीलिए उन्होंने एक तीसरा गुट बनाने का असफल प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र आर्थिक और सैनिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे तथा कमज़ोर थे।
और सहायता के लिए दोनों गुट की ओर देखते थे, क्योंकि आज़ाद होने के बाद ये आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए थे, सैनिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए थे, और किसी एक गुट की सहायता से इनका जो है विकास संभव नहीं था, और ये सहायता के लिए दोनों ही गुटों को देखते थे। साथ ही साथ ये आपस में भी संघर्षरत थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बार युद्ध हुआ, ईरान इराक के बीच काफ़ी लंबा संघर्ष चला, और ये संघर्ष और ये जो तनाव हैं वो इस आंदोलन की विफलता को प्रदर्शित करते हैं। छठवां है कथनी और करनी में अंतर। एक और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते हैं, दूसरी ओर वो महाशक्तियों से सैनिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता लेकर अपनी ही सरकारों का तख्ता पलट करते रहे। मतलब इन्होंने कहा कुछ और किया कुछ और। यही कारण है कि महाशक्तियां जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मान नहीं कर रही थी, और बहुत काफ़ी समय तक उन्होंने इनको मान्यता भी नहीं दी। एक ओर शांति की बात करना, दूसरी ओर महाशक्तियों से सहायता लेकर अपनी ही सरकारों को पलटना, ये इनकी कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है। पंचशील का पालन नहीं। जिस पंचशील का संदेश इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व को दिया था, वो पंचशील जो है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्वयं गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने ही इस सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया। चाहे कोरिया का संघर्ष हो, मध्यवर्ती यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र के हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे साम्यवादी राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना का प्रश्न हो, या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति का प्रश्न हो, इन सारे ही मुद्दों में गुट निरपेक्ष आंदोलन असफल रहा है। निशस्त्रीकरण पर अमल नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में निशस्त्रीकरण और परमाणु अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो भी आवाज़ उठाई, उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, क्योंकि स्वयं गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी भारी मात्रा में शस्त्रों का आयात कर रहे थे, और इन राष्ट्रों में भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग चुकी थी। तो कहने का मतलब यही है कि जब ये स्वयं निशस्त्रीकरण पर अमल नहीं कर रहे थे, तो ये विश्व को निशस्त्रीकरण का संदेश देने में असफल होना इनका स्वाभाविक था। बेमेल संगठन। इस आंदोलन में जितने भी सदस्य राष्ट्र थे, उनमें सिर्फ एक ही समानता थी कि ये आज़ाद हुए थे, अभी अभी उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के चंगुल से छूटे थे, बाकी इनमें कोई भी समानता नहीं थी। ये इन्होंने, और साथ ही साथ इसका जिस तरीके से विस्तार हो रहा था, उससे ये ज़्यादा बेमेल संगठन बन गया, और जितना बेमेल संगठन ये बनता गया, धीरे धीरे उसका महत्व भी उतना ही कम होता गया। अनेक ऐसे राष्ट्र भी इस आंदोलन के सदस्य बन गए जिनको वास्तव में गुट निरपेक्षता की नीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। 10वां है गुट निरपेक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा का साधन नहीं। जिस तरीके से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने ये मान लिया था कि वो अगर गुट निरपेक्ष रहेंगे तो उनके देश की सुरक्षा होगी, ये चीज़ जो है बेमानी साबित हुई। 1962 में भारत पर जब चीन ने आक्रमण किया तो ये चीज़ सिद्ध हो गई कि गुट निरपेक्षता से राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने के लिए राष्ट्र को जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना आवश्यक होगा, और इसके लिए उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता भी पड़ेगी। 11वां है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में असफल। अपने सभी प्रयासों के बावजूद गुट निरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने में असफल रहा है। महाशक्तियों द्वारा जो तनाव शैथिल्य को अपनाया गया और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को अपनाया गया, ये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बदौलत नहीं बल्कि इन महाशक्तियों की खुद की मजबूरी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन चीज़ों को अपनाया। तो कुछ विचारक जो ये मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में कुछ कमियां थी, उनकी इन कमियों को हमने इंगित किया है। इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत कमजोरियों के बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए, ऐसी कुछ सफलताएं इन्होंने हासिल की जो इनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। जैसे पहला, एक सकारात्मक राजनीतिक मंच प्रस्तुत करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एक उपयोगी राजनीतिक मंच प्रस्तुत किया
जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भांति महत्वपूर्ण विश्व समस्याओं पर चर्चा करने का अवसर और समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करने की पहल जो है करता है। आज हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बहुत सारे राष्ट्र जो है ऐसे हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का महत्व काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरा है उपनिवेशवाद विरोधी मंच। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो है जनमत एकत्रित करने और विश्व में इनके विरोध के लिए वातावरण तैयार करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवोदित राष्ट्रों की शक्ति, जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उनकी स्थिति महाशक्तियों के समक्ष काफ़ी दुर्बल थी। अगर उन्होंने इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया होता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में संगठित नहीं होते तो महाशक्तियों के दबाव का सामना वो नहीं कर सकते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ने उन्हें शक्ति दी और महाशक्तियों का विरोध करने की हिम्मत और क्षमता भी प्रदान की। अगला है सम्मानजनक पहचान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के 2/3 पिछड़े हुए राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक पृथक और सम्मानजनक पहचान प्रदान की है। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन न होता तो ये 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान नहीं पा सकते थे। इनको जो है इनकी मजबूरी होती कि वो किसी एक गुट में शामिल होकर उसके पिछलग्गू बन जाएं। राष्ट्रीय प्रभुता को मान्यता दिलाने वाला, दोनों गुटों में जो काफ़ी रोष था और काफ़ी जो है खींचतान की स्थिति थी, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व और महत्व को स्वीकार किया गया। इन दोनों ही गुटों ने पहले तो इनको जो है क्या है आपसी जो रंजिश थी दोनों गुटों की वो, उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी इन्होंने उपेक्षा की दृष्टि से देखा और काफ़ी लंबे समय के बाद इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार किया। और इनके द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्वीकार करना, इनकी स्वतंत्र विदेश नीति को जो है स्वीकार करना, इनकी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को मान्यता देना, ये जो है इस आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। दबाव का महत्वपूर्ण मंच। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी इसने कार्य किया है। समस्या चाहे कोरिया की हो या स्वेज संघर्ष की हो, वियतनाम की हो या हंगरी और चेकोस्लोवाकिया की हो, महाशक्तियों ने इन सारे ही समस्याओं को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दबाव में ही सुलझाया है। शक्ति गुटों पर अवरोध। 2 जो गुट बन चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात और उनके बीच जो है जिस तरह से शीत युद्ध चल रहा था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शीत युद्ध को शिथिल करने और शीत युद्ध को समाप्त करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी काफ़ी प्रयास किया है और उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने इस चीज़ का बार बार एहसास दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने का काम जो है केवल महाशक्तियाँ ही नहीं कर सकती, बल्कि ये तीसरी दुनिया के देश भी जो है इसके लिए कार्य कर सकते हैं। अगर तीसरी दुनिया के देश इनका साथ ना दें तो इनके लिए भी जो है परेशानी उत्पन्न हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रभावी भूमिका। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विश्व में तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। दोनों गुटों के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर उन्होंने रचनात्मक दृष्टि से सोचने और उनके दृष्टिकोण को संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से महाशक्तियों और समूची मानव जाति के सामने रखने का अवसर दिया। एक तरह से जो है दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, ये सारे काम को इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया है। आर्थिक क्षेत्र में प्रभावी भूमिका। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने सदस्यों के बीच जो है सघन आर्थिक सहयोग स्थापित नहीं कर सका और ना ही उन्हें एक साझा बाजार के रूप में संगठित कर सका, लेकिन फिर भी दक्षिण संवाद का आह्वान जो है इसी मंच से हुआ था। अतः हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रभाव। विश्व में जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच जो है इस तरह से
सहयोग की भावना विकसित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों ने जो है ये बात रखी कि विकसित जो देश हैं उनको विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए और इसी से उत्तर दक्षिण संवाद की शुरुआत हुई। मानवीय मूल्यों का समर्थन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्याप्त होड़ थी उसका समर्थन करने से इनकार करके नैतिक मानवीय मूल्यों, शांति और सह अस्तित्व के राजनीतिक मूल्यों का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात को जो है रखा कि विश्व में चलने वाली ये जो होड़ है वो सही नहीं है। विश्व में जो है शांति स्थापित होना मानव जाति के हित में है। लास्ट है तृतीय विश्व युद्ध पर अवरोधक। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो स्थिति निर्मित हुई थी, जिस प्रकार से विश्व 2 गुटों में बंट चुका था और दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उससे निकट भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना काफ़ी बढ़ चुकी थी। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने इस तृतीय विश्व युद्ध को टालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ उपलब्धियां हैं, जिससे हम जो है ये कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में चाहे जितनी भी कमियां रही, जितनी भी जो है कमजोरियां रही, उसके बावजूद भी कुछ विशेष क्षेत्रों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काफ़ी सफलता हासिल की है। धन्यवाद।